स्टडी अब्रॉड के लिए सबसे पहले तो हमने एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन हमारे लिए जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब पाकिस्तान से जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए यूएसए, कनाडा, शेंजन कंट्रीज की डेस्टिनेशंस को वो प्रेफर करते हैं। कुछ एशियन कंट्रीज के अंदर मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तरफ भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी हम स्टूडेंट और स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक बच्चे को, जिसके अंदर आपकी कोर्स सिलेक्शन से लेके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन तक की चीजें आती हैं। एक बच्चे ने अगर मेडिकल किया हुआ है तो डेफिनेटली वो मेडिकल फील्ड के अंदर ही आगे बैचलर्स या मास्टर्स पढ़ने के लिए जाएगा। अगर वो उसका इरादा बनता है कि नहीं अब मैं कंप्यूटर साइंस का कोई लूं, ठीक है, सब्जेक्ट ले लूं या कंप्यूटर साइंस की तरफ मैं अगर मूव होना चाह रहा हूं मेडिकल छोड़ने के बाद, बहुत रेयर केसेस में होता है ये, वो डेफिनेटली ये चीजें कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू ही ये चीजें डिस्कस करें और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की तरफ आप लोग जाए। ठीक है, तो कोर्स सिलेक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी जो है वो आपने बहुत अच्छे से सिलेक्ट करनी है। उसके अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि जिस कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं उसका एरिया और उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और रिकग्निशन है भी कि नहीं है। बहुत सारी बोगस यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके ऊपर जो है वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और साल, 2 साल, 3 साल के बाद उनको पता चलता है कि उनकी डिग्रीज जो है वो इवन वेरीफाइड भी नहीं होगी और रिकग्नाइज भी नहीं होगी किसी इदारे से। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना है। मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो एक लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने जो है कि ये यूनिवर्सिटीज अब्रॉड की वैलिड भी है या नहीं वैलिड है। ठीक है, और आपके कंट्री के अंदर इसकी वैलिडिटी होगी भी इस डिग्री की या नहीं होगी। उसके बाद जो एक मेजर फैक्टर आता है वो फीस का आता है और बजटिंग का आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो हायर रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना प्रिफर करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज की फीस डेफिनेटली जो है वो हायर होती है। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको बजटेड यूनिवर्सिटीज देखनी चाहिए और इस चीज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपने हायर कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर अप्लाई कर लिया है तो डेफिनेटली उनमें स्कॉलरशिप्स भी होंगी। स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अब बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के और इसको विन करने के। ठीक है, स्कॉलरशिप सबसे पहले तो डिपेंड करती है आपके प्रीवियस ग्रेड्स के ऊपर और आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है टोटली उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है वो इवन किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है वो लोकली भी आप सर्च कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी सर्च कर सकते हैं। लोकली जो है वो मैं HEC हायर एजुकेशन कमीशन का नाम लूंगा क्योंकि उनकी अपनी जो है वो बहुत सारी इंटरनेशनल बच्चों के लिए जो है वो स्कॉलरशिप आती रहती हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। आखान फाउंडेशन है, आखान फाउंडेशन भी अब्रॉड पढ़ने के लिए बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देता है, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। इंटरनेशनली जो अगर आपको जाना है तो वो सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कंसल्ट करें। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर तमाम तर डिटेल्स लिखी हुई होती है कि कौन कौन सी जो है वो स्कॉलरशिप्स किस बच्चे के लिए अवेलेबल है और किस कोर्स के लिए अवेलेबल है। आप उसको अप्लाई करके वहां से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर ये कि आपको इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट देना होता है। चूंकि आपकी जो मदर टंग है और जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश नहीं है, तो इस वजह से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप जो है वो जो स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर आइल्स का टेस्ट है, टॉफल का है, ड्यूलिंगो का है, 10-12 और टेस्ट हैं। ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी की पहले वेबसाइट देखें, उसके अंदर देखें कि कौन से टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी स्कॉलरशिप भी इंग्लिश टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है और प्लस आपकी जो है वो एकेडमिक्स जो एडमिशन डिसीजन है वो भी इंग्लिश टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लो स्कोर की वजह से जो है वो हमने देखा है कि एडमिशन अगर हो भी जाए तो वीजा की रिजेक्शन हो जाती है। इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कंट्रीज के अंदर इसकी नीड नहीं पड़ती है, कुछ कंट्रीज के अंदर इसकी अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अटेस्टेशन के अंदर आपके रेलिवेंट बोर्ड से, अगर आप यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स हैं तो आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो अटेस्टेशन लाजमी करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपका एडमिशन अगर आप विन कर जाते हैं तो आप देखें कि कितनी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आया, उसमें से बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन सी हैं, आपके बजट के हिसाब से, आप जो पढ़ना चाह रहे हो उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको लग रही है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और फिर आप जो है वो आगे मजीद एम्बेसी प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएं।
एम्बेसी प्रोसीडिंग्स के अंदर सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि उस एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां जाने के बाद देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी रिक्वायर्ड कर रही है। अगर तो एम्बेसी की सेट गाइडलाइंस हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपको अगर वो पिक्चर के बारे में कह रहे हैं कि पिक्चर इतनी होनी चाहिए तो उतनी ही आप जो है वो उसका फ्रेम रखें और उस हिसाब से पिक्चर उनको दें। कलर पिक्चर का वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्लस आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी अगर जो है अगर एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं कि आपने इतने €1000, इतने £1000, इतने थाउजेंड जो है वो डॉलर्स की दिखानी है, तो आप वही उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके और वो अमाउंट दिखाए दें। ठीक है। बहुत सारी जगहों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी और की जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो आपने अगर बैंक स्टेटमेंट दिखानी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की ही दिखाएं, बाहर के ना दिखाएं। लेकिन अगर कुछ एम्बेसीज अलाउ कर रही हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की भी दिखा सकते हैं और अपने अदर रिलेटिव्स की भी दिखा सकते हैं, बाहर के जो लोग हैं उनकी भी दिखा सकते हैं, तो आप बेशक उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है। एम्बेसी प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर कुछ जगहों के ऊपर जैसे यूएस एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू लेती है, तो इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। आप अगर इसको तैयारी करेंगे तो आप इस इंटरव्यू को और ये आपकी सारी की सारी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से भी जो है वो जाया हो सकती है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर हमने बताया है कि कौन से रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से जो है वो आपकी अप्रूवल रिजेक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। तो उस वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा, उसका भी अभी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है तो आप अपने जो है वो ट्रैवल अरेंजमेंट्स का जो है वो स्टार्ट करें और ट्रैवल के लिए जो है वो आप अपनी बजटेड जो भी फ्लाइट्स वगैरह है वो देखें, डेज वगैरह देखें, यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें कि हम किस टाइम के और किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पहुंच सकते हैं। फिर वहां की अकोमोडेशन के बारे में बात करें यूनिवर्सिटी से और सारा कुछ अरेंज करने के बाद आप फ्लाई कर जाएं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि मायूसी एक कुफर है, मायूसी एक गुनाह है। आप इसको रीअप्लाई करें। आप देखें कि रिजेक्शन की मेन रीजंस क्या बनी थी। शेंजन एप्लीकेशंस के अंदर बहुत अच्छी चीज आती है, यूके में भी, कि वहां रीजन लिखी हुई होती है कि किन रीजंस की वजह से जो है वो आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो रहा है। यूएसए एक अदर चीज है कि यूएसए वाले आपको बताते नहीं है। तो अब जब आप उसको रीअप्लाई करेंगे तो रीअप्लाई के टाइम पे बहुत ज्यादा ख्याल रखें और तमाम स्टेप्स को जो है वो दोबारा से फॉलो करें।